नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 12th क्लास का अक्टूबर 2023 में हुआ हिस्ट्री का पेपर। सभी सेट की बात करेंगे एक ही में। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कंप्लीट डिटेल जिनका पेपर हुआ है वो चेक कर सकते हैं, और जिनका पेपर आगे मार्च में होगा वो इससे गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत सारा पेपर आने की उम्मीद होती है। सेट ए में सबसे पहले हैं आपके पास 6 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं जो हर साल आता है, और शिल्प कार्य के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची। दोनों ही प्रश्न हर साल आते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह के घटनाक्रम को निर्धारित करने वाले धार्मिक विश्वास, जिसमें चर्बी वाले कारतूस भी आ जाएंगे, और सरकार के द्वारा किए गए सती प्रथा पर बैन, और मिलावटी आटे की सूचनाएं जो आ रही थी वो भी, और रेलवे डाकतार की शुरुआत भी, और इसके अलावा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी आ जाएंगी। 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद अथवा में क्वेश्चन है, अवध में विद्रोह क्यों व्यापक था? क्योंकि सभी लोग इस विद्रोह से जुड़े हुए थे, चाहे वो किसान था, चाहे वो तालुकदार या जमींदार, क्योंकि सभी त्रास थे। इवन के सैनिक जो 75% के आसपास जो सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो भी तो अवध से थी। तो वो सभी के सभी सरकार की नीतियों से त्रास थे। इसी वजह से अवध में विद्रोह जो था वो व्यापक था। तीसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? जिसमें कारण भी, प्रगति भी, घटनाएं भी, महत्व भी, इवन के परिणाम भी, सभी आ जाएंगे। और साथ में आ जाएगा निजी पत्र और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। इसमें हम महात्मा गांधी जी के निजी पत्र, हरिजन के से, यंग इंडिया से, आत्मकथाएं से, सत्य के साथ मेरे अनुभव, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इन सब से हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। लेकिन सरकारी ब्यूरो में वो भावनाएं, वो घटनाएं नहीं होती, वहाँ सिर्फ रिकॉर्ड्स मिलते हैं, संख्याएं मिलती हैं, इस प्रकार से उनसे भिन्न होती हैं। आगे है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। उत्तर मौर्य काल में विकसित राजतव के सिद्धांतों की चर्चा करें। यहाँ पर आपको जो राजतव के सिद्धांत हैं उत्तर मौर्य काल में, उनके ऊपर चर्चा करनी है कि कैसे जो थे राजे वो अपने आप को दैवीय बताते थे, कि उन्हें भगवान के द्वारा आशीर्वाद देकर धरती पर भेजा गया है। किस प्रकार से वो अपने मंदिरों में अपने स्वयं की मूर्तियां स्थापित कर लेते थे, कैसे सिक्कों पर खुद के नाम लिखवाते थे, ये सब पॉइंट उसमें आएंगे। उसके बाद है, विवेचना कीजिए कि क्या आरंभिक राज्यों के शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही थे? अब जब मैं पेपर चेक कर रही हूँ तो मोस्टली जो बच्चे कंपार्टमेंट के बोलते थे यस, निश्चित रूप से क्षत्रिय ही थे। नहीं थे भाई, बहुत सारे हालांकि ग्रंथों में लिखा गया है कि क्षत्रिय थे, परंतु बहुत सारे ग्रंथ जो हमारे प्राचीन इतिहास है जो बताता है कि बहुत सारे शासक जो थे निश्चित रूप से क्षत्रिय नहीं थे। जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए, यहाँ पर शुंग वंश जो कि ब्राह्मण थे, सातवाहन ब्राह्मण थे, और इवन के गुप्त काल और हर्षवर्धन ये सब वैश्य थे। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे शासक क्षत्रिय नहीं थे, वो अन्य कुलों से थे। उसके बाद आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। बौद्ध धर्म में जीवन जो था सादा और पवित्र था, और उसके बाद बौद्ध संघों में अनुशासन बहुत था, इसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर किताबुल हिंद पर टिप्पणी करनी है कि किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। इसमें 80 अध्याय हैं, अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें उसकी शैली के अलबरूनी ने किस शैली का प्रयोग किया है वो लिखिए। साथ में ये भी बताइए कि इसमें उसने जाति प्रथा, भारत की राजनीतिक दशा, आश्रम व्यवस्था के ऊपर किस प्रकार से बताया है। फिर है, इस्लाम के 5 आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं? बहुत आसान है, लेकिन मोस्टली बच्चे पता नहीं कैसे इतना गलत कर रहे हैं इसको। इसमें आप लिखिए नमाज, कलमा, उसके बाद आ जाएगा ज़कात, उसके बाद आ जाएगा हज और रोजे रखना, ये 5 आ जाएंगे। उसके बाद है, नगर की जल आवश्यकताओं में तुंगभद्रा नदी,
हिरिया नहर, कमलपुरम जलाशय। आप इसके बारे में लिखिए। उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, कृषि में महिलाओं की भूमिका कितना आसान है। इसमें आप खेती के अंदर निराई, कटाई, गुड़ाई जैसे कार्य करती थी। इसके अलावा जब खेतों में काम नहीं होता था दस्तकार के रूप में कार्य करती थी। मैं आपको नटशल में बता रही हूँ कि ताकि आपको ये पता हो एक पॉइंट में कि आपको लिखना क्या है। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोरदार एक ताकतवर हस्ती क्यों थे? क्योंकि वो बहुत धनवान थे, जमीन उनके पास थी, शाहूकारी के कारोबार पर उनका एकाधिकार था। तो इस वजह से जो थे वो एक ताकतवर हस्ती थे। उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों होते हैं? क्योंकि अखबार जो होते हैं वो प्रत्येक नेता और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी खबरों पर एक टक निगाह बनाकर रखते हैं। वो गांधी जी क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर नज़र बना के रखते हैं। कौन कौन से इलाकों में और कौन कौन से क्षेत्र में विद्रोह जो है अधिक तीव्रता से बढ़ रहा है, जन नेता कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसीलिए तो हमें उस समय की सूचनाएं जो थी वो अखबारों से ही पता चलती थी। प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए कि यदि पक्ष में बता रहे हैं ना, तो प्रांतों के ज़्यादा अगर शक्तियाँ होंगी केंद्र सरकार के मुकाबले तो उनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी और वो अपना विकास कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि प्रांत जो है वो अगर उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होंगी तो वो विकास करने के साथ साथ क्या करेंगे, अपनी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग कर पाएंगे। और अगर केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी तो वो बिखर जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। हड़प्पाई शहरों की विशेषताएं। उनके शहर किस प्रकार से बनाए गए थे और ग्रिड पद्धति पर सड़कों का निर्माण किया गया था। शहरों में स्नानागार, अन्नागार जैसी व्यवस्थाएं की गई थी। उनके भवन जो थे खुले और हवादार थे। तो इससे अग्रहार क्या है, जो ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी और जो कर रहित होती थी उसे अग्रहार कहा गया। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप महात्मा बुद्ध के अवशेषों को संभाल कर रखने के लिए, उनकी याद को बनाए रखने के लिए स्तूप बनाए जाते थे। इब्न बतूता मोरक्को से आने वाला यात्री था, हठीला यात्री था, क्योंकि वो ना कभी थकता था ना घबराता था। और वो भारत में सिंध में 1333 और दिल्ली में वो 1334 में पहुंचता है। इस्लाम में बेशरिया और बाशरिया, यानी कि बेशरिया जहाँ पर इस्लामी कानून का पालन नहीं होता वो बेशरिया, और जहाँ पर इस्लामी कानून का पालन होता है उसे बाशरिया कहा गया। लिंगायत कौन थे? वासवन्ना द्वारा चलाए गए वीर शैव संप्रदाय के अनुयायियों को लिंगायत कहा गया। ये अपने कंधे पर एक चांदी के पिटारे में लघु शिवलिंग भी धारण करते थे, इसलिए भी इन्हें लिंगायत कहा गया। अमर नायक कौन थे? ये विजयनगर के सैनिक कमांडर थे और इनके द्वारा किए गए कार्य ये एकता प्रणाली से मिलती जुलती थी, जिसमें क्या था इन्हें कि इनके कार्यों के बदले भूमि का टुकड़ा मिलता था। ये लोगों से कर ले सकते थे, जिसे आमरम कहा जाता था। ये अपने किलों की सुरक्षा भी करते थे। उसके बाद सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम क्या था? ये 1856 में पास किया गया था, जिसके अनुसार सैनिकों को विदेशों में भी भेजा जा सकता था और उसके लिए वो मना नहीं कर सकते थे। उसके बाद एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आसान। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोग तांबा कहाँ से मंगवाते थे? खेतड़ी राजस्थान से। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? कुरुक्षेत्र। उसके बाद है संगम साहित्य की भाषा तमिल। महाभारत के लेखक कौन थे? श्री वेदव्यास। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इटली। नेक्स्ट है गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469। मीराबाई किसकी उपासक थी? श्री कृष्ण। नेक्स्ट है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली। उसके बाद विजयनगर की स्थापना 1336। नेक्स्ट है किस क्षेत्र के शासक गजपति की उपाधि धारण करते थे? उड़ीसा। अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल। उसके बाद है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। नेक्स्ट है बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध
उसके बाद बेटा 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी? इसका सही आंसर है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट बी की बात करेंगे। बी में चलते हैं। बी के बड़े क्वेश्चन हैं संत कबीर के उपदेश। देखिए ये जो छठा लेसन है इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक संत कबीर जी के उपदेश, दूसरा है गुरु नानक देव जी के उपदेश, तीसरा क्वेश्चन है मीराबाई के उपदेश। इसके अलावा भक्ति सूफी परंपराएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको संत कबीर जी के उपदेशों में आप ईश्वर निराकार है, एक है, सर्वशक्तिमान है, गुरु का होना बहुत आवश्यक है, सामाजिक सद्भावना बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ये सब उपदेश आ जाएंगे। भक्ति सूफी संप्रदाय में स्रोत, यहाँ पर मलफूजात की बात होगी, मकतूबात की होगी, इसके अलावा कश्फ महजूब की बात होगी, यहाँ पर वो सारे आ जाएंगे। तज़किरा की बात होगी। उसके बाद विद्रोही क्या चाहते थे और विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणों में कितना फ़र्क था। जैसे पढ़े लिखे लोग अपने लिए समान नौकरियां चाहते थे, जो थे सैनिक उनके लिए अच्छा वेतन और बिना चर्बी वाले कारतूस। अच्छा, इसके अलावा अगर हम राजे महाराजाओं की बात करें तो वो क्या चाहते थे, और किसान वर्ग क्या चाहता था, जमींदार वर्ग क्या चाहता था, ये सब व्यापारी वर्ग क्या चाहते थे, वो सब आ जाएगा। 1857 के विभिन्न कारण, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक सभी कारण आएंगे। भारतीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी का योगदान और गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया, ये आपके जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसमें से है। उसके बाद है पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में आर्थिक सामाजिक भिन्नताओं का कैसे पता लगाते हैं? शवाधानों से पता लग जाता है, उस समय के लोगों के भवनों से पता चल जाता है हमें, और जेवरों से, आभूषणों से पता चल जाता है कि समाज में विभिन्नताएं तो थी। जैसे कब्र की बात करें तो मान लीजिए किसी की कब्र पक्की है और उसके साथ अब महंगे वाले आभूषण दफनाए गए हैं, दबाए गए हैं, तो वो इसका मतलब अमीर थे। और गरीब लोग जो थे उनके कच्ची ईंटों के साथ जो उनकी कब्र हैं और उसमें सामान हड्डियाँ हैं साथ में, तो वो उससे पता चल जाता है। महाजनपदों के अभिलक्षण किए, कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी थी और राजधानी के चारों ओर दीवार होती थी, किले बनाए जाते थे, ये सभी अभिलक्षण आ जाएंगे। क्या ये संभव है कि महाभारत के एक ही रचयिता थे? पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि इसकी रचना लगभग 1000 वर्षों तक होती रही। इस वजह से यही अंदाज़ा लगाया गया कि सबसे पहले इन्हें सूत या सारथी लोगों ने लिखा, जो उस समय रथों में योद्धाओं के साथ जाते थे। बाद में इसके ऊपर ब्राह्मणों ने एकाधिकार करके इसे लिखना शुरू किया। लेकिन हाँ, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसकी रचना श्री वेद व्यास जी ने की। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की चर्चा। उन्होंने क्या किया कि सांची के स्तूप की पीओपी प्लास्टर ऑफ की प्रतिकृतियां बनाकर फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों को दी। इनके रख रखाव पर धन खर्च किया, अनुसंधान के लिए खर्च किया। ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्र पर चर्चा करें कि उस समय कौन कौन से जो मुख्य रूप से उद्योग थे और शहरों में जो लोग रहते थे, 15% के लगभग उनकी जनसंख्या थी, और वो कौन कौन से कार्य करते थे और अवसर कैसे थे, आर्थिक स्थिति के कौन कौन से लोग कार्य करते थे, वो सभी, बाजार किस प्रकार के थे, उस पर चर्चा की जा सकती है। शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के, यानी कि किलेबंद के अंदर कृषि रखने में क्या फ़ायदे क्या नुकसान थे? फ़ायदे जैसे कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर यदि किलेबंदी के अंदर खेती होगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बार बार जो है फसल को बचाया जा सकता है, युद्ध के समय में अनाज की कोई कमी नहीं होगी। और नुकसान में क्या है कि जो अगर किसानों के घर बाहर हैं तो उन्हें बार बार द्वारपाल से अनुमति लेकर अंदर जाना पड़ता था, या यदि बाहर से दुश्मन के द्वारा
आग लगा दी जाती थी अंदर खड़ी फसलों को दूर से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। कृषि इतिहास लिखने के लिए आईन अकबरी के इस्तेमाल में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जोड़ों की गलतियां पाई गई हैं, कुछ सूबों की जानकारी बहुत कम मिली है, इसके अलावा मजदूरी की डिटेल मिलती है लेकिन मजदूरी के रेट क्या थे वो नहीं मिलते। नेक्स्ट है दक्कन में रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे, यानी कि किसान शाहूकारों से नाराज क्यों थे, क्योंकि वो उनसे बहुत बेईमाने भरे ढंग से रकम पर ब्याज वसूल करते थे और उनकी सारी फसल और उनकी इसके ज़मीन को भी हड़प लेते थे। किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, किसान गांधी जी को गांधी बाबा, महात्मा और गांधी महाराज के रूप में पुकारते थे। वो उन्हें मसीहा मानते थे। वो ये मानते थे कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेजों के राजा से भी अधिक है। वो उनके सभी दुख दर्दों को दूर कर देंगे और जब जब गांधी जी आएंगे तब तब अंग्रेज वहाँ से भाग जाएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया, इसमें प्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक और गणतंत्र पर बल दिया गया। इनकी आप डिटेल लिख सकते हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री, इसमें आप गेहूँ, जौ, चावल नहीं लिखना बेटा, गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, दालें, इसकी आप सूची बनाइए। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य क्यों कहा गया, सब कांस्य सभ्यता, क्योंकि उस समय लोहे के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था। मोस्टली लोगों के जो आभूषण थे और जो उनके बर्तन थे, जो उनके औजार थे, वो कांस्य के बने हुए थे। अभिलेख शास्त्र को परिभाषित कीजिए। देखो, अभिलेखों के पढ़ने की जो विधि है उसे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। उसके बाद बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैला, इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो बौद्ध धर्म तेजी से फैलने में बहुत बड़ा योगदान संघ का था, महात्मा बुद्ध के खुद के व्यक्तित्व का था। एक ये मध्य मार्ग था, ना तो ये जैन धर्म की तरह बहुत अधिक तपस्या पर बल देता था और ना ही ये हिंदू धर्म की तरह आडंबरों में विश्वास करता था। उसके बाद है बर्नियर कौन था, ये फ्रांस से आने वाला एक यात्री था। ये भारत 1656 में आया। अलवार विष्णु के उपासक थे और नयानार शिव के उपासकों को कहा गया। महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का महत्व क्या था, ये मोस्टली यहाँ पर महानवमी जो नवरात्रों में चलने वाला 10 दिन का त्यौहार था, वो यहाँ पर मनाया जाता था। इसमें राजा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे, अपनी सेना का निरीक्षण करते थे। 1857 के विद्रोह के 4 केंद्र, यहाँ पर आप मेरठ लिखिए, दिल्ली लिखिए, कानपुर लिखिए, इसके अलावा आप फैजाबाद लिखिए, आप आरा बिहार लिख सकते हैं, रेवाड़ी लिखिए, ये सब आएंगे। उसके बाद है एक एक मार्क्स का क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, इसका सही आंसर आ जाएगा रावी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, आर.डी. बनर्जी। इंडिका के लेखक मैगस्थनीज, यूनानी लेखक हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, संस्कृत। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या 18। उसके बाद इब्न बतूता किस देश का था, मोरक्को। खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, इसका सही आंसर है राखीगढ़ी, सबसे बड़ा भी अभी है। संत कबीर दास के गुरु कौन थे, संत कबीर दास के गुरु रामानंद। नेक्स्ट है 32वां, विजयनगर की राजधानी हम्पी। वैश्विक महामंदी कब शुरू हुई, 1929। नेक्स्ट है 34वां, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्ण देव राय। और उसके बाद है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, अमृतसर। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये आखिरी गवर्नर जनरल भी है और फर्स्ट वाइसराय भी। आईन अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने। इसका सही आंसर क्या है, अबुल फजल। अब सी सेट की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा इस शहरों के नगर निर्माण योजना, ये भी आपके पास क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का निर्माण करते हैं। सबसे पहले वो वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर पदार्थ के हिसाब से बांटते हैं,
फिर उसके बाद उपयोगिता के हिसाब से बांटते हैं, फिर उसकी व्याख्या की जाती है, फिर करवाया जाता है सत्यापन। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं मैंने आपको सेट बी में बताया था कि कौन से 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर है क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। अगर एक लाइन में बताऊं तो इसलिए ताकि वो लोगों को आसानी से समझ आ सकें। फिर आपको बताना है कि कौन कौन से सूफी संतों ने और किस किस भाषा का प्रचार किया। उसके बाद है उन हालातों की चर्चा कीजिए जिनके कारण स्विन्यावज्ञा, असहयोग आंदोलन, स्विन्या और भारत छोड़ो आंदोलन तीनों अच्छे से कर लीजिए। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह से बदल डाला, यानी कि यहाँ पर गांधी जी के तीनों तो आरंभिक सत्याग्रह आ जाएंगे, तीनों आंदोलनों की बात आ जाएगी। उसके बाद है अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं। एक तो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, कुछ अक्षर हट जाते हैं, और तीसरा इसमें आप ये लिखिए कि असल में जिन्होंने इसे बनवाया होता है उनकी प्रशंसा लिखी होती है, तो असलियत तक नहीं पहुंच पाते और भाषा इसकी समस्या बन जाती है कई बार। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों अनिवार्य रही होगी, ताकि इसीलिए ताकि परिवार में झगड़े ना हो इस वजह से। और इसके अलावा मेन तो यही है, उत्तराधिकार को और मजबूत किया जा सके, व्यवस्था को, उत्तराधिकार की व्यवस्था को, इस वजह से भी पितृवंशिकता अनिवार्य थी। उसके बाद है उपनिषदों को दार्शनिकों के विचार नियतवादी और भौतिकवादियों से कैसे भिन्न थे। वैसे तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आप उपनिषदों के दार्शनिक विचार जो थे वो किस चीज़ पर बल देते हैं, वो कर्म पे बल देते हैं, वो मोक्ष पर बल देते हैं, जबकि नियतवादी क्या कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है, हम कुछ नहीं बदल सकते, हम अच्छा करें बुरा करें जो हमारी किस्मत में लिखा गया वैसा होगा। भौतिकवादी कहते हैं कि कुछ भी कर लीजिए, आगे कुछ नहीं जाना, आप अच्छा जीवन जिए बुरा जीवन जिए, सारे तत्व जो है हमारे शरीर के चारों यहीं रह जाने हैं। तो उसके बाद है इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में क्या साक्ष्य दिए हैं कि दास कैसे प्राप्त किए जाते थे, दास कौन कौन से कार्य करते थे, जैसे घरेलू कार्य करते थे, नाचने गाने का कार्य करते थे, युद्ध में भी जाते थे, मनोरंजन का कार्य भी करते थे, इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता था ये भी लिखिए। फिर है कमल महल और हाथियों के अस्तबल से हमें स्थापत्य के बारे में, उन्होंने इसमें इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया है, उस शैली का हमें पता चलता है। मुगल कालों में जमींदारों की भूमिका, जमींदारों के अधिकार, वो कर वसूल करते थे, सेना रखते थे, किले बनवाते थे, वो सब आ जाएगा इसमें। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए कौन से तरीके अपनाए गए, जैसे कि जब भी लेटर लिखे गए, जो फरमान लिखे गए उसमें मोहम्मद भी लिखा गया, महावीर भी लिखा गया। इसके अलावा और अलग से तरीके, जैसे कि उन्हें एकता स्थापित रहे, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, और ये भी बताया गया कि जो उत्पीड़न है उनका वो सभी का अंग्रेजों ने ही किया है। उसके बाद है संथाल ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्यों थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन में पहले तो इनको बसाया गया बिना कर की भूमि देकर, बाद में इनसे बहुत भारी भरकम कर वसूल किए गए और इनको प्रताड़ित किया गया अपने मन मर्जी के हिसाब से कृषि करवाने के लिए। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया, जैसे उन्होंने खुद दक्षिण भारत की यात्रा 1921 में अपना सिर मुंडवा लिया, खुद वो धोती पहनते थे और आम लोगों के बीच में आकर खड़े हो जाते थे। और इसके अलावा वो कहीं सफाई पर उन्होंने बहुत बल दिया, कृषकों और मजदूरों की तरह बहुत सामान्य जीवन जीते थे। संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या तरीका निकाला कि सबसे पहले सर्वे करवाया गया। सर्वे में पता चला कि 40% लोग हिंदी बोलते हैं परंतु 60 नहीं, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। इसीलिए हिंदी को राजकाज की यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा बनाया गया। उसके बाद है और कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाई गई। 2 नंबर वाले क्वेश्चनों की बात करें तो क्या आप इस बात से सहमत हैं
कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जल निकास प्रणाली में नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी और उन्हें ईंटों से ढका गया था, इसलिए ताकि उनको जब चाहे सफाई की जा सके। घरों की नालियाँ गली की नाली में और गली की नाली बड़ी नालियों में मिल जाती थी और इस प्रकार से शहर से बाहर गंदा पानी चला जाता था। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा करें। शिल्प कला में आप मनके बनाना, बाट, मोहरें, बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, इन पर चर्चा कीजिए। बौद्ध धर्म में हीन यानी थेरवाद का क्या आशय है? हीनयान का अर्थ होता है छोटा चक्कर। एक्चुअली इन्होंने महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा माना, पाली भाषा में अपने ग्रंथ लिखे, उसमें प्रचार किया। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? जब उन्होंने लाहौर में एक 12 वर्ष की कन्या को सती होते हुए देखा तो उन्होंने इसके ऊपर लिखा और इसी बात ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा को वासवन्ना ने चलाया था। उन्होंने कन्नड़ भाषा में प्रचार किया, शिवजी का प्रचार किया, जिसमें वो शिवलिंग को धारण करते थे कंधे पर एक चांदी के पिटारे में। उसके बाद है महानवमी डिब्बा। क्या था? ये एक विशाल मंच था जिसका जो आधार और हाइट जो थी वो बहुत लंबी चौड़ी थी, 11,000 23,000। उसके बाद है बेस जो था वो 11,000 फीट था। इसके इन्होंने महानवरात्रि, महानवमी जैसे त्योहारों को मनाने के लिए रखा था। इस पर अनुष्ठान भी होते थे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? मार्शल लॉ लगाया, दिल्ली पर आक्रमण किया, लाशों के अंबार बिछा दिए। इसके अलावा उन्होंने रेल डाकतार का प्रयोग किया। उसके बाद है एक मार्क्स के क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? घोड़ा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बीजक किसकी रचना है? कबीर जी। उसके बाद है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। वेदों की संख्या 4। पांचवी रिपोर्ट कब पेश की गई? 1813। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की? 1940। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? बनावली। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया? अलबरूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। नेक्स्ट है हम्पी किस नदी के किनारे है? हम्पी है तुंगभद्रा। मुगल काल में किस धातु के सिक्कों का अधिक प्रचलन था? मुगल काल में इसका आएगा चांदी और तांबा, दोनों आएंगे। उसके बाद आप मतलब यहाँ पर मुगल काल में चांदी कीजिए क्योंकि चांदी का बहाव बहुत अधिक था। 1857 में विद्रोह का प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1929 वाले के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी की बात करते हैं। हड़प्पा काल में जीवन निर्वाह में आर्थिक जीवन की पर चर्चा होगी। उसके बाद है हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किया जाने वाला संभावित कार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है सूफी मत के धार्मिक विश्वास आ जाएंगे और किस प्रकार से शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। उनके मंदिर बनवा दिए, मूर्तियां स्थापित करवा दी, धन अनुदान दिया ताकि जनता बेझिझक शासकों के अनुसार काम करती रहे। तीसरा क्वेश्चन है विद्रोही क्या चाहते थे? उनके सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फ़र्क था? ये भी पहले भी हम करवा चुके हैं। जैसे पढ़े लिखे लोग क्या चाहते थे, शासक क्या चाहते थे, जमींदार क्या चाहते थे, किसान क्या चाहते थे, व्यापारी क्या चाहते थे, वो सब आ जाएगा। और विभिन्न कारण, ये भी पहले आ चुका है। उसके बाद है वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस प्रकार से परिवर्तन आया? किस प्रकार से हल जो थे पहले लकड़ी के थे वो अब उसकी नोक लोहे की होने लगी, और जो बैल था उसका जो जुआ था अब वो गर्दन पे ना रख के कंधों पे रखा जाने लगा। ये सब पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा उस समय के सामाजिक ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी? पुरुषोक्त, जैसे कि हमारे ब्राह्मणी दृष्टिकोण तो वर्णाव्यवस्था को मानता है, लेकिन पुरुषोक्त में ये बताया गया है कि पहले पृथ्वी
और जो प्रकृति थी वो सब अविकसित थी। धीरे धीरे विकसित होते गए, जैसे विकसित होते गए तो लोग भी लालची हो गए। उस व्यवस्था को फिर ख़त्म करने के लिए शासकों को बनाया गया, ताकि शासक जो हैं वो दंड भी दे सके और व्यवस्था को संभाल भी सकें। जैन धर्म की शिक्षाएं आ जाएंगी, त्रिरत्न इसमें, और साथ में अहिंसा आ जाएगा इसमें, पांच महाव्रत आ जाएगा। जाति व्यवस्था के संबंध में आलूबरूनी की व्याख्या कि कैसे उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, वो आप जरूर बताइए। स्थापत्य की कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया? इंडो इस्लामिक शैली में बनाए गए जो थे अस्तबल, कमल महल, इन सभी परंपराओं ने। उसके बाद है पंचायत और गांव किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे। मुगल काल में गांव का जो मुखिया था वो किस प्रकार से कि सभी अपनी हदों में रहें, विवाद जातियों में हों, और इसके अलावा सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा गांव के लेवल पर ही कर लिया जाए, ये देखा जाता था। स्थायी बंदोबस्त के बाद जमींदारियां क्यों नीलाम होने लगी? क्योंकि लोग भू राजस्व की दर बहुत अधिक थी, लोग उसे जमींदार उसे समय पर चुका नहीं पाते थे। सूर्यास्त कानून भी एक बहुत बड़ा कारण था। बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्यों आग्रह किया? क्योंकि उनके पास अनुभव था, वो उनके मान सम्मान को स्थापित करना चाहते थे, और जनता भी अपने शासकों में बहुत विश्वास करती थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ। इसके अनुसार सविनय आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया गया, और गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन 2 में भाग लेना स्वीकार कर लिया। इसके अलावा जिन लोगों ने हिंसा में भाग नहीं लिया था उन सभी गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा किया गया। दलित समूह की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावे, जैसे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया, मंदिरों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए गए, और इसके अलावा सरकारी नौकरियों और निकायों में इनके लिए आरक्षण दिया गया। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई 2 कारण। आर्यों का आक्रमण, बाढ़, भूकंप। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? किसी भी सतह पर खोद कर लिखे गए जो वचन हैं उनको अभिलेख कहा जाता है। इससे हमें उस समय की जानकारी, शासकों की समय की और उनकी सीमाओं की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सांची के स्तूप पर टिप्पणी, यहाँ ये भोपाल में है। अशोक के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है ये। और इसके अलावा आप इसमें किस लिए बनवाया गया? महात्मा बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करने के लिए। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या बताया कि यहाँ अफसरों की कोई कमी नहीं है, बहुत रौनक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। खासतौर पर उन्होंने दौलताबाद के तारा बाजार का वर्णन किया है। सूफीवाद के संबंध में सिलसिला एक जंजीर है, एक ऐसी जंजीर जिसमें जो मुरीद को मुर्शिद से जोड़ती है। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा की गई। नमक कानून स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? क्योंकि नमक सभी व्यक्तियों को जोड़ता था, सभी व्यक्तियों के जरूरत की वस्तु था और ये बहुत महंगा था। इस वजह से ये एक संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? क्योंकि चरखा सभी लोगों को रोजगार देने का एक साधन था और इसीलिए इसे राष्ट्रवाद का प्रतीक चुना गया। हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? लोहे से। हरिसेन किस शासक का राजकवि था? हर्षवर्धन नहीं, समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त का राजकवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति भी की रचना की। हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान किस वर्ण को प्राप्त है? ब्राह्मण। मीराबाई के गुरु संत रविदास। हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया? 1986। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। याद कर लीजिए, पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 1932। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? लोथल। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक।
विजयनगर शहर का दूसरा नाम हम्पी। उसके बाद है अबुल फजल किस मुगल सम्राट का दरबारी इतिहासकार था? अकबर। 1857 में अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। अलवार किसके उपासक थे? विष्णु जी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। इसके साथ ही हमारे चारों सेट हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। काफ़ी टाइम भी लगा, थकावट से भरने वाला काम भी था ये, लेकिन एक ही वीडियो में सभी पूरे हो गए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम +2 हिस्ट्री के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जिनके अभी पेपर हुए हैं उनके लिए विशेष हैं कि वो अच्छे अंक लेकर पास हों और आने वाले बच्चों को ये हमारी वीडियो अच्छे से गाइड कर सके, इसके लिए भी ढेर सारी आशीष। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा आप सभी को।